गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली 2 क्लासों में हमने मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करा था। मौर्य काल की हमने कह सकते हैं आर्थिक व्यवस्था को जाना, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था को जाना था और मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण जो शासक थे उनके बारे में जाना था और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था। दोस्तों, आज क्लास में आगे बढ़ते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं हम समाज से कि मौर्य काल का जो समाज था वो किस प्रकार का समाज था। दोस्तों, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और बार बार मैं आपको बताता हूं कि इतिहास क्योंकि अतीत का अध्ययन है, उन चीज़ों का अध्ययन है जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं, जो चीज़ें आज से हजारों साल पहले हो चुकी हैं। और ऐसी चीज़ें जो आज से हजारों साल पहले हो चुकी है उनके बारे में हम एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। हम बिल्कुल साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि वो चीज़ें बिल्कुल ऐसी ऐसी थी। तो जब उन चीज़ों का हम कह सकते हैं कि उन चीज़ों पे स्टडी करी जाती है, अध्ययन करा जाता है इतिहास की चीज़ों पे, और सत्यता क्या थी और उस समय का एक कह सकते हैं कि उस समय के लोग कैसे थे, समाज कैसा था, प्रशासन कैसा था, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करा जाता है। तो जो चीज़ें साहित्य में हमें लिखी हुई मिलती हैं या जो पुरातात्विक स्रोत हमें मिलते हैं हम उनसे अनुमान लगाते हैं। और अनुमान दोस्तों अनुमान ही होता है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग प्रकार के अनुमान लगाता है। इसलिए इतिहास में बहुत सारी चीज़ों में विवाद है। कोई इतिहासकार ने किसी चीज़ को साबित करने का प्रयास करा है, किसी अवधारणा को, किसी इतिहासकार ने किसी दूसरी अवधारणा को साबित करने का प्रयास करा। तो दोस्तों, एक ही मुद्दे पे इतिहासकारों के मत या विचार या अवधारणा अलग अलग हो सकती हैं। आओ दोस्तों, हम समाज के बारे में पढ़ते हैं। हम आगे भी देखेंगे थोड़ा सा विवाद इस चीज़ से जुड़े हुए। तो दोस्तों, समाज विविधता मूलक एवं जटिल समाज था। हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र दोस्तों, कौटिल्य ने उस समय अर्थशास्त्र लिखी थी। तो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका एवं बौद्ध ग्रंथों से सामाजिक विभाजन की अलग अलग जानकारी मिलती है। दोस्तों, विविधता मूलक समाज था। विविधता मूलक समाज से हमारा क्या मतलब है? अगर हम आज भारत के समाज को देखेंगे तो हम पाएंगे कि भारतीय समाज भी एक विविधता मूलक समाज है। क्यों भारतीय समाज विविधता मूलक समाज है? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, हर धर्म के और हर समुदाय के व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग सोच के, समझ के, विचारधारा के लोग जो भारत के अंदर रहते हैं वो विविधता को दर्शाते हैं। भारत की हम कहते हैं अनेकता में एकता, भारत की विविधता, भारत की विशिष्टता। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वही कहेंगे कि विविधता मूलक समाज से हमारा मतलब होगा जब समाज में अलग अलग सोच के, समझ के, विचार के, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहेंगे, उसे ही हम विविधता मूलक समाज कहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे विविधता मूलक समाज था, मतलब हम समझ सकते हैं कि अलग अलग सोच, समझ और विचारधारा के लोग यहाँ पर रहते थे। जटिल समाज था दोस्तों। जटिल समाज मतलब समाज में बहुत सारी प्रचलित कुप्रथाएं या फिर प्रथाएं थी, जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कह सकते हैं कि विवाह की जो व्यवस्थाएं थी, सब बहुत सारे था। अगर समाज के बारे में जानेंगे तो हमें बहुत सारी जटिलताएं मिलेंगी, इसीलिए हम इसे जटिल समाज कहते हैं। हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज की इंडिका से, बौद्ध ग्रंथों से सामाजिक विभाजन का अलग अलग सामाजिक विभाजन की अलग अलग जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, सामाजिक विभाजन से हमारा मतलब है कि समाज कितने भागों में बटा हुआ था। हम देखते हैं उस समय का जो समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो सामाजिक विभाजन का मतलब होता है समाज का बटा होना, समाज का वर्णों में बटा रहना, कई भागों में बटा होना। और यहाँ पे जो हमें सामाजिक विभाजन की जानकारी मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी। दोस्तों, मेगास्थनीज समाज को 7 वर्गों में, ध्यान रखिए, मेगास्थनीज 7 वर्गों में समाज को बांटता है। आगे बढ़ेंगे हम देश पेशे के अनुसार। दोस्तों, ये कारण इसलिए रहता है क्योंकि मेगास्थनीज एक विदेशी, कह सकते हैं कि यूनान का एक विदेशी कह सकते हैं राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो भारतीय पृष्ठभूमि को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय लोगों की प्रवृत्ति को, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को ये बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया था। दोस्तों, हम आज भी कह सकते हैं अगर आप एकदम से अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका को नहीं समझ पाएंगे, या अमेरिका के लोग एकदम से भारत में आ जाए तो भारत को नहीं समझ पाएंगे। समझने के लिए वहां पे कुछ समय देना पड़ेगा आपको, वहां के लोगों की कह सकते हैं कि चाल ढाल को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप वहां के समाज को या वहां के लोगों को समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि समाज 7 वर्गों में विभाजित था।
और जो मेगास्थनीज होगा वो 7 वर्गों में विभाजित इसलिए करेगा क्योंकि वो जाति व्यवस्था के आधार पर ना करके पेशे के आधार पर लोगों को विभाजित करेगा। वो कहेगा कि किसान एक अलग वर्ग था क्योंकि वो खेती करते हैं, शिल्पकार एक अलग वर्ग था क्योंकि वो शिल्पकार का कार्य करते हैं, योद्धा एक अलग वर्ग था क्योंकि वो योद्धा का कार्य करते हैं, लड़ने का कार्य करते हैं। तो इसी आधार पर जो जिस तरह का कार्य करता था ये उसे उसी भागों में बांट देगा, उसी वर्ण में रख देगा और इस तरीके से 7 वर्णों को ये बताएगा मेगास्थनीज, और बताया कि भारत उस समय 7 वर्णों में विभाजित था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, भारत 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 7 वर्णों में मेगास्थनीज ने विभाजित कहा है। लेकिन ये इस कारण है क्योंकि मेगास्थनीज भारतीय कहते समाज को या भारतीय संस्कृति को, लोगों की प्रवृत्ति को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया था। एक विदेशी मूल का होने के कारण, एक विदेशी लेखक होने के कारण भारतीय कहते समाज को इतने अच्छे से जान पाने में उस समय सक्षम नहीं था। आगे बढ़ते दोस्तों, कौटिल्य 4 वर्णों की बात करता है। कौटिल्य 4 वर्णों की बात करता है। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों ये जो वर्ण व्यवस्था थी जो उस समय थी, कौटिल्य एकदम सटीक उनका विवरण प्रस्तुत करते। शूद्रों को कौटिल्य ने आर्य कहा है, ध्यान रखें ये बात, शूद्रों को कौटिल्य ने आर्य कहा है। महिलाओं के प्रति दृष्टि नरम दिखाइए, और कौटिल्य ने महिलाओं के प्रति दृष्टि नरम दिखाइए। महिलाओं के प्रति दृष्टि नरम दिखाने से हमारा क्या मतलब है कि कौटिल्य महिलाओं को, अगर किसी महिला के पति की मृत्यु होती है तो विधवा विवाह की अनुमति देता है, विधवा विवाह की अनुमति देता है। दोस्तों उस समय के समाज में जब कोई स्त्री का पुरुष कह सकते हैं कि पति मर जाता था तो उसे दूसरे विवाह करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में विधवा विवाह की अनुमति देता है। दोस्तों नियोग प्रथा की भी अनुमति देता है। नियोग प्रथा से हमारा मतलब होता है जिस स्त्री के बच्चे पैदा नहीं होते थे तो वो अपने एक कह सकते हैं कि अपने देवर से कुछ समय के लिए अपने देवर से शादी करके उससे बच्चा पैदा कर सकती थी और फिर दोबारा अपने पति के साथ रह सकती थी। इस प्रथा को हम नियोग प्रथा कहेंगे, और जो उस समय हमें देखने को मिलती है। तो महिलाओं के प्रति जो कहेंगे कि कौटिल्य का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ज्यादा नरम था, महिलाओं को उनके अधिकार देने का पक्ष धरता। आगे बढ़ते दोस्तों, समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, चर्चा करते हैं। कौन? कौटिल्य जी समाज में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं, महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देता है। महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देता है। अगर पति मर जाता है और छोड़ देती है तो वो दूसरा विवाह कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेगास्थनीज अनुसार भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन दोस्तों भारत में दास व्यवस्था थी। मेगास्थनीज मैंने आपको बताया क्योंकि एक विदेशी मूल का लेखक था, इसलिए भारतीय कल्चर को, संस्कृति और समाज को इतने अच्छे से समझ पाने में सक्षम नहीं था। ये विदेशों में जिस प्रकार की इसने दास व्यवस्था देखी थी, वहां पर हम देखते हैं कि विदेशों में जो दास व्यवस्था थी वहां पर दासों की स्थिति बहुत दयनीय थी, और जो बहुत ज्यादा दयनीय होती थी, अपने मालिक के ऊपर ही निर्भर रहते थे, उन्हें ये दास मानता था। लेकिन भारत में देखेगा कि दास व्यवस्था में जो दास है, दासों की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये उन्हें दास नहीं समझ पाएगा, ये समझ नहीं पाएगा कि ये दास है, और इसीलिए उन्हें दास नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि विदेशों में जो यूनान में जो दास व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कठोर थी, लेकिन भारत में जो दास व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा लचीली थी, और भारतीय दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी। इसलिए भारतीय दासों को ये समझ नहीं पाएगा कि ये दास हैं, बल्कि ये आम लोग समझेगा, एक अलग वर्ग समझेगा। इसीलिए कहेगा कि भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों दास व्यवस्था से हमारा मतलब है कि प्राचीन काल में एक प्रथा होती थी कि कुछ पैसे देके किसी भी व्यक्ति को जो बिकने के लिए तैयार है उसे खरीदा जा सकता था पैसे देके, और जो उसे खरीदने वाला होता था वो उसका कह सकते थे मालिक होता था, और वो मालिक अपने दास से जितनी चाहे अपनी सेवा पानी करवा सकता था, जितने चाहे अपने कार्य करवा सकता था। एक तरीके से ये इसका खरीदा हुआ नौकर होता था, और इस दास का जो कर्तव्य होता था वो मालिक की सभी बातों को मानना होता था। तो दोस्तों ये दास व्यवस्था थी। बाद में हम देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अंग्रेजों के शासनकाल में लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस दास व्यवस्था को भारत से खत्म करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मौर्यों की स्थापना के सामाजिक प्रभाव। दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं, हम बौद्ध धर्म ने भी एक अलग व्यवस्था दी थी। बौद्ध धर्म ने जो सामाजिक विभाजन की एक अलग व्यवस्था दी थी। हमने अर्थशास्त्र पढ़ लिया, हमने मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में एक छोटा सा चेंज मिलता है कि बौद्ध धर्म सबसे ऊपर क्षत्रियों को रखेंगे, फिर ब्राह्मण को, फिर वैश्य को, और फिर शूद्र को। तो दोस्तों देखा
कि बौद्ध धर्म भी 4 वर्णों की बात करेगा, लेकिन बौद्ध धर्म जो 4 वर्ण बताएगा उसमें क्षत्रियों को सबसे ऊपर रखेगा और ब्राह्मण को उनसे नीचे कर देगा, और जो नीचे के 2 वैश्य और शूद्र हैं उन्हें अपने स्थान पर ही बनाए रखेगा। इस प्रकार के सामाजिक विभाजन की बात बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। मेगास्थनीज के बारे में बता दिया, अर्थशास्त्र के बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं कि मौर्यों की स्थापना के सामाजिक प्रभाव। तो दोस्तों मौर्यों की स्थापना के सामाजिक प्रभाव क्या थे, मतलब मौर्यों से पहले जो समाज था, जब मौर्य आए उसके बाद समाज में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले, वही मौर्यों की स्थापना के सामाजिक प्रभाव थे। तो दोस्तों देखेंगे पूर्व शासकों के समान मौर्य ब्राह्मणवादी नहीं थे, पूर्व शासकों के समान मौर्य ब्राह्मणवादी नहीं थे। अगर हम महाजनपद काल देखेंगे, बुद्ध काल देखेंगे, तो हम देखेंगे जो वैदिक संस्कृति है वो बहुत ज्यादा कठोर होती जा रही थी, बहुत ज्यादा पाखंडवाद, कर्मकांडवाद और यज्ञों को इतना ज्यादा महत्व दिया जाने लगा था। मतलब आज जितनी भी कुप्रथाएं थी वो सारी धर्म में आनी शुरू हो गई थी, और जितने भी शासक थे वो ज्यादातर शासक छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, लेकिन वो ज्यादातर शासक वैदिक संस्कृति में ही, आर्य संस्कृति में ही विश्वास करते थे। लेकिन पूर्व शासकों के समान मौर्य ब्राह्मणवादी नहीं थे, लेकिन पूर्व शासकों के समान मौर्य ब्राह्मण संस्कृति में विश्वास नहीं करते थे। अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, मौर्य के प्रथम राजा शासक, तो हम देखेंगे एक तरह से कहते हैं संस्थापक, तो वो जैन धर्म को विश्वास रखते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक आएंगे जो हमारे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे। तो दोस्तों देखेंगे कोई भी ब्राह्मण धर्म से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखेगा, हालांकि ब्राह्मण संस्कृति भी फलेगी फूलेगी, लेकिन तब भी ब्राह्मण संस्कृति बहुत कम होगी और बौद्ध संस्कृति का बहुत तेजी से प्रसार होगा। तो पूर्व शासकों के समान मौर्य ब्राह्मणवादी नहीं थे, इसलिए समाज पर ब्राह्मणवादी दबाव जो होता है वो कम होता है। और जब समाज पर ब्राह्मणवादी दबाव कम होगा, ब्राह्मण संस्कृति कमजोर होगी, तो महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी, शूद्रों की स्थिति अच्छी होगी, वर्ण व्यवस्था कमजोर होगी। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। आप इन चीजों को समझते रहें थोड़ा थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते दोस्तों, सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थे ये शासक, सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित नहीं थे, वरन सामाजिक क्षेत्र में भी भूमिका निभाई। लेकिन इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी भूमिका निभाई। इससे पहले जो राजा होते थे वो सिर्फ राजनीतिक कार्य करते थे। राजनीति से उस समय से मतलब था कि वो अपने साम्राज्यों को कैसे ताकतवर बनाए, अपने साम्राज्यों को कैसे दूसरे कह सकते हैं कि दूसरे जब उनके साम्राज्यों के साथ युद्ध हो तो कैसे जिताए, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जो राजा होता था, राजा का सिर्फ इन कह सकते हैं 3 से 4 बातों पर सारा ध्यान होता था कि अपने साम्राज्य को मजबूत करा जाए, अपना साम्राज्य का विस्तार किया जाए, पड़ोसी शासकों को हराया जाए। ये राजा की कह सकते हैं उस समय राजनीति होती थी। लेकिन मौर्य शासकों में हमें देखने को मिलती है कि वो सामाजिक जीवन में भी एक तरह का कह सकते हैं इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं सामाजिक जीवन में। और अशोक को जब हम देखेंगे तो अशोक सामाजिक क्या कहते हैं हस्तक्षेप के तौर पे हम अशोक की धम्म की नीति देखेंगे दोस्तों। धम्म की नीति, ना केवल अशोक लोगों का राजा होगा बल्कि एक तरीके से लोगों का सामाजिक उद्धारक भी बन के उभरेगा, लोगों के लिए सामाजिक नियमों को भी बनाएगा। जबकि सामाजिक नियमों को बनाने का अधिकार राजा को नहीं होता था, सामाजिक नियमों को बनाने का अधिकार पुरोहित को होता था, और पुरोहित सामाजिक नियमों को जो बनाता था वो ग्रंथों के अनुसार ही बनाता था। अब तक आप देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था आई वो ग्रंथों में इसे बकायदा लिखा गया। ऋग्वेद में हमने पढ़ा था, ऋग्वेद के 10वें सूत्र में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन दिया गया है। और वर्ण व्यवस्था को जो लागू करवाने का कार्य था पुरोहित का कार्य होता था, पंडित का, राजा को बताने का और राजा को उसे लागू करवाने का कार्य होता था। तो एक तरीके से देखेंगे सामाजिक व्यवस्था जो थी वो जिस जैसी ग्रंथों में पाई जाती थी वैसी ही लागू करवाने का कार्य राजा को हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे मौर्य शासन के अंतर्गत जो राजा होंगे वो ना केवल अपने राजनीतिक कानून को बनाएंगे बल्कि सामाजिक कानूनों में भी हस्तक्षेप करेंगे। और धम्म की नीति अशोक के द्वारा बनाई जाएगी। और धम्म की नीति बनाने से अशोक क्या करेगा, अपने कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाली प्रजा को नए नए उपदेश देगा, नए नए आदेश देगा कि आप दूसरों से दया करुणाशील का क्या कहते हैं भाव दूसरों के लिए रखें, सभी से मिलजुल कर रहें, सांप्रदायिक सौहार्द बना के रहें, हिंसा ना करें। ये सारी चीज जो होती है ये एक समाज में प्यार मोहब्बत और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है, जो उस समय अशोक करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुभाषी व बहुसांस्कृतिक साम्राज्य के लिए एक समान आचार संहिता
लागू की। बहु कह सकते हैं कि जहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग सम्राट अशोक के शासनकाल में रहा करते थे, और अलग अलग बहुभाषाई और बहुसांस्कृतिक और अलग अलग संस्कृति के अलग अलग रीति रिवाजों त्योहारों के मानने वाले लोग अशोक के कह सकते हैं कि अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत रहते थे। उन सभी पर लगभग समान आचार संहिता को लागू करने का प्रयास अशोक ने करा, और ये प्रयास अशोक, हमें जो पता चलता है वो अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। अशोक अपने अभिलेखों में निरंतर ये कोशिश करता है कि लोगों में दया करुणा बढ़ती रहे, दूसरों के प्रति लोग हिंसा ना करें, लोग राज्य के कानूनों को मानते रहें, लोग राज्य के अधिकारियों की सहायता करें, और कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द को बना के रखें। तो यहाँ पे हम देखें बहुभाषी में बहुसांस्कृतिक साम्राज्य के लिए एक समान आचार संहिता सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी कह सकते हैं कल्चर को मानने वाला, संस्कृति को मानने वाला लोग व्यक्ति हो, लेकिन वो कम से कम समाज में रह रहा है तो इन नियमों को पालन करेगा, ये अशोक का मानना था। यही हम कहेंगे कि अशोक ने कहते हैं समान आचार संहिता लागू करी, जो वर्तमान समय में भी नहीं है। वर्तमान समय में भी हम देखेंगे हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून। हालांकि ये कानून सिर्फ तलाक के संबंध में या फिर गोद लेने के संबंध में या कुछ और कह सकते हैं दीवानी मामलों के संबंध में, फौजदारी मामलों के संबंध में नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में भी समान आचार संहिता को लेकर बार बार आंदोलन होते हैं। हिंदू समुदाय आंदोलन करते हैं और उनका मानना है मुसलमानों को ये विशेष अधिकार क्यों दे रखे, इन्हें हटाना चाहिए। जो वर्तमान में भी हम लागू नहीं कर पा रहे, वो उस समय सम्राट अशोक ने लागू करके दिखाया। आगे बढ़ते दोस्तों, जनजातीय क्षेत्रों में भी मौर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। जनजातीय क्षेत्रों में भी मौर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। दोस्तों हम पढ़ेंगे कि मगध मतलब पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र मतलब बिहार, और बिहार के आसपास का जो क्षेत्र था वो सम्राट अशोक के कहते हैं साम्राज्य के अंतर्गत आता था। लेकिन वो क्षेत्र था जहाँ पर सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत था और बहुत ज़्यादा कठोर शासन हुआ करता था। लेकिन उससे जो दूर का एरिया, जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे, जो दूरस्थ एरिया थे वहाँ पर शासन की जो कह सकते हैं एक तरह से पकड़, वो उतनी ही ढीली होती चली जाती थी, क्योंकि उस समय ना तो हमारे पास संचार के साधन थे, ना हमारे पास यातायात के साधन थे। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में 6-6 महीने लग जाते थे। तो ऐसे में एक शासक पाटलिपुत्र से बैठा बैठा अफगानिस्तान तक शासन कैसे चला सकता था, जो असंभव सा लगता है और बिल्कुल असंभव ही रहा होगा। लेकिन हम देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अशोक के साम्राज्य से बहुत दूर थे, और वहां तक जो अशोक की नीतियां होती थी वो काफी प्रभावशाली नहीं हुआ करती थी, और जो अशोक के सुधार हुआ करते थे, आर्थिक सुधार, वो भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे। और जो राज्य का स्वरूप था, विकासात्मक स्वरूप था, वो अलग अलग था। मतलब विकासात्मक स्वरूप से हम कह सकते हैं कि जो पाटलिपुत्र मगध का क्षेत्र था वो ज्यादा विकसित था, और जैसे जैसे उससे दूर जाते रहेंगे वो विकसित वो धीरे धीरे हमें जो एक विकास का मापदंड मिलेगा वो कम होता चला जाएगा। और हम एक समय देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्र शुरू हो जाएंगे, ऐसे क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र जो लगभग हम कह सकते हैं जिनकी अपनी संस्कृति हुआ करती थी, और जो लगभग हम कह सकते हैं कि दोस्तों जंगलों में ही निवास करा करते थे, उन लोगों को हम जनजाति कह सकते हैं। और इन लोगों तक अशोक की संस्कृति का प्रसार हुआ, और अशोक की संस्कृति के प्रसार के कारण इन लोगों ने अशोक जैसे कह सकते हैं कि नगरीकरण यहाँ तक आया, और कह सकते हैं अच्छे औजार यहाँ पर आए, खेती किस प्रकार से करनी है, खेती इस पर यहाँ तक आई, जो अच्छी मूर्ति कला थी वो यहाँ तक पहुँची, और धीरे धीरे इन क्षेत्रों का भी विकास होने लग गया। तो दोस्तों यही अशोक मौर्य साम्राज्य का समाज है, और जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है तो समाज में इस प्रकार के प्रभाव या फिर बदलाव देखने को मिलते हैं। ये हमने उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि अगर मैं आपको सारा लिख के ऐसे ही पढ़ाऊँ तो क्लासेस बहुत सारी और बहुत लंबी क्लास हो जाएंगी। तो मेरी कोशिश है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं तथ्य के बारे में, अवधारणाओं के बारे में बताऊं, और कुछ मैं आपको बोर्ड पर ही समझा दूं ऐसे ही बिना लिखे, ताकि थोड़ा सा टाइम का यूटिलाइज हो, टाइम थोड़ा सा कम लगे। और ये जो टाइम बचेगा हम बचाएंगे इस चीज़ से, इस टाइम को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्वेश्चनों की आंसर प्रैक्टिस को देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि मौर्यों का ऐतिहासिक महत्व। तो दोस्तों मौर्य के ऐतिहासिक महत्व में हम क्या देख सकते हैं, आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जब मौर्य भारत में आए, मौर्यों का कह सकते हैं साम्राज्य की स्थापना हुई, तो इस साम्राज्य का कुछ ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व से दोस्तों हमारा मतलब है कि
वो उसका आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वर्तमान में या फिर मौर्यों के बाद आने वाले जो जितने भी साम्राज्य रहे, क्या मौर्यों की उनको कुछ ना कुछ देन थी? क्या मौर्यों को कुछ योगदान ऐसा था जो उसके बाद के आने वाले राजाओं ने या फिर बाद के आने वाले बड़े बड़े साम्राज्यों ने उन चीज़ों को सीखा? तो दोस्तों हाँ, मौर्यों का योगदान था कि सबसे पहले कि अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में मौर्यों की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास में मौर्यों की स्थापना के सॉरी दोस्तों, इसे मिटा देता हूं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं कि भारतीय इतिहास में मौर्यों की स्थापना के बाद ही भारतीय इतिहास में मौर्यों की स्थापना के बाद ही भारतीय इतिहास का श्री गणेश भारतीय इतिहास का श्री गणेश माना जाता है। भारतीय इतिहास का श्री गणेश माना जाता है। श्री गणेश से हमारा मतलब है भारतीय इतिहास की एक तरह से कहें तो भारतीय इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है वो मौर्यों के काल से ही मानी जाती है। इससे पहले जो हम भारतीय इतिहास देखेंगे वहाँ पे साम्राज्य नहीं थे, वहाँ पे बड़े बड़े राजा नहीं थे, वहाँ पे राजाओं की बड़ी बड़ी सेना नहीं थी, कर व्यवस्था नहीं थी, सामाजिक ढांचा पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं था, किसी तरह का प्रशासन नहीं था, और प्रशासन था भी, ये सारी चीज़ें थी तो बहुत छिटपुट रूप में थी। वो धीरे धीरे पुष्पित और प्रफुल्लित हो रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन मौर्य साम्राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जिस भी व्यवस्था पर हम नजर डालेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था लगभग बन चुकी है और ये वाली जो व्यवस्था बनेगी आगे तक सारे साम्राज्य इसी व्यवस्था को मान के चलेंगे और इसी व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन होते रहेंगे। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में मौर्यों की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास का श्री गणेश माना जाता है, पहला महत्व। दूसरा, मौर्यों की स्थापना के बाद ही भारतीय इतिहास का तिथिक्रम रूप में अध्ययन संभव हो सका। दोस्तों, इतिहास को मौर्यों की देन है कि सबसे पहले मौर्यों के साथ ही भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा, मौर्यों की स्थापना के बाद ही भारतीय इतिहास का तिथिक्रम रूप में अध्ययन संभव हो सका। मौर्यों से पहले हम बहुत ज़्यादा तिथियों के बारे में नहीं जान पाते थे। हम ये नहीं जान पाए कौन सा महाजनपद की उपस्थिति कब हुई, कौन से जहाँ महाजनपद में किस समय में कौन सा राजा का शासन था। हमें तिथि क्रम के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं है। हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे तो हम एक अनुमान टाइम लगाते हैं 50,000 से 40,000, 40,000 से 10,000, 10,000 से 7,000। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हम बहुत अच्छा कह सकते हैं कालक्रम नहीं निश्चित कर पाते, एकदम फिक्स कालक्रम। आप सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थापना के उद्भव के संबंध में भी कालक्रम को देखेंगे तो विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न कालक्रम बताए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक सटीक कालक्रम मिलता है कि इस समय से लेके इस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार है, उसके बाद सम्राट अशोक है, उसके बाद ये, और उसके बाद भारतीय इतिहास की तिथिक्रम चलती रही और हमें सारी कह सकते हैं इतिहास की सारी तिथियों के बारे में जानकारी मिलती रही। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मौर्य की स्थापना के साथ ही भारतीय, तीसरा कहेंगे कि मौर्यों ने ही मौर्यों के अधीन, दोस्तों मौर्यों के अधीन ही भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम साम्राज्य निर्माण का प्रयोग हुआ। प्रथम साम्राज्य निर्माण का प्रयोग हुआ। उससे पहले दोस्तों साम्राज्य निर्माण का प्रयोग नहीं हुआ था। हमने पढ़ा था इससे पहले महाजनपद थे, सबसे पहले जन थे, जन से जनपद बने और जनपद से महाजनपद बने, लेकिन साम्राज्य नहीं बने थे। साम्राज्य से हमारा मतलब होगा जब एक बहुत बड़े भूभाग पर एक राजा शासन करेगा और वो राजा की अपनी बहुत बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था होगी, बहुत सारे अधिकारी होंगे, अधिकारी गण होंगे। तो मौर्यों से पहले हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मौर्यों के बाद हमें ये तीन विशेषता भारतीय इतिहास में देखने को मिलेंगी और लगभग इसी चीज़ों के आधार पर आगे वाले आने वाले कह सकते हैं शासक जो राजा रहेंगे वो भी इसी व्यवस्था पर बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे हम कहेंगे
कि एक तरीके से आने वाले साम्राज्यों के लिए, आने वाले राजाओं के लिए मौर्यों ने एक लकीर खींची, एक मापदंड का निर्धारित करा जिसके आधार पर आप भी शासन कर सकते हो। ये भारतीय इतिहास को कह सकते हैं मौर्यों के देन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशोक का मूल्यांकन, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पूछा जाता है। अशोक का मूल्यांकन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो ये मानता हूँ एक समझदार नागरिक होने के नाते भी आपको अशोक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पूरे विश्व के इतिहास को उठा के देखेंगे तो एक हम पाएंगे कि सिकंदर को महान कहा गया, सिकंदर को महान कहा गया। कम उम्र में पूरे विश्व को जीतने का जो एक कह सकते हैं हिम्मत सिकंदर ने दिखाई, वो किसी ने नहीं दिखाई। और हम सम्राट अशोक को महान कहते हैं इसलिए क्योंकि जो उसने अपनी प्रजा के कल्याण के कार्य किए, वो एक आदर्श राज कहते हैं, एक आदर्श राजा की पिक्चर को दर्शाते हैं कि एक आदर्श राजा कम से कम ऐसा होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि अकबर को महान कहा जाएगा क्योंकि अकबर ने अपने आपसी लोगों के बीच में उस प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को बना के रखा। और एक तरीके से कहेंगे कि उस समय में, जिस समय मुगल भारत में आए थे और मुगल को एक विदेशी के तौर पर देखा जाता था और मुसलमानों के रूप में माना जाता था, लेकिन अकबर ने जो सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, सहिष्णुता से हमारा मतलब होता है दोस्तों कि सभी धर्मों के बीच में प्यार मोहब्बत बनाने की जो उन्होंने नीति अपनाई थी वो बहुत सफल रही, और इसी के कारण हम अकबर को भी महान कहते हैं। तो इतिहास में 3 राजाओं को हम महान कहते हैं उनके कार्यों के आधार पर। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि धर्म के मूल्यांकन में प्रचलित अशोक का मूल्यांकन। तो दोस्तों हम जानते हैं अशोक का मूल्यांकन और देखते हैं कि अशोक के मूल्यांकन में क्या क्या चीज पढ़ने लायक है। दोस्तों मूल्यांकन से हमारा अर्थ है कि हम अब अशोक के बारे में उन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चीजें अशोक की अच्छी थी और क्या चीजें अशोक के बारे में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अशोक के विपरीत जाती हैं, क्या चीजें उसके बारे में खराब थी। तो अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को पढ़ना मूल्यांकन कहलाया जाएगा। यहाँ पे हम अशोक का मूल्यांकन करेंगे कि क्या अशोक एक सफल शासक था, और अशोक का मूल्यांकन करेंगे सफलता के आधार पे कि क्या अशोक एक सफल शासक था या फिर अशोक एक विफल शासक था। तो दोस्तों देखते हैं कि अशोक की भारतीय इतिहास में अशोक महान, भारतीय इतिहास में अशोक महान का दर्जा, उसकी विलक्षणता से हमारा मतलब होता है कि उसके लक्षण जो थे, उसकी जो पहचाने थी वो अन्य शासकों से अलग थी, वो अन्य शासकों से विलक्षणता अन्य शासकों से अलग था। तो उसकी विलक्षणता का दर्जा उसकी विलक्षणता के आधार पर दिया गया है। उसने अपनी प्रजा में जिस प्रकार का कह सकते हैं कि जिस प्रकार के नैतिक आचरण, उसने अपनी प्रजा में जिस प्रकार के नैतिक आचरण का विकास करने का प्रयास किया वो वर्तमान शासकों के लिए भी सीख है। दोस्तों सम्राट अशोक ने उस समय अपनी प्रजा के मन में, अपनी प्रजा के दिल में जिस प्रकार के नैतिक आचरण से हमारा मतलब है कि हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में अच्छी बातों को अपनी प्रजा के मन में डालने का प्रयास किया, वो आज के शासकों को भी डालना भी चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री संतरी और कह सकते हैं और भी बहुत सारे
लोग जो बड़े बड़े पदों पर देश में बैठे हुए, वो आज इस प्रकार की स्पीच देते हैं कि उनकी शायद स्पीच से कहीं भी दंगे हो जाए, उनकी स्पीच से एक धर्म से दूसरे धर्म के लोग चिढ़ने लग जाते हैं, उनकी स्पीच से लोगों के बीचों में टकराहट हो रही है। बहुत जगह बीजेपी के नेताओं को हम देखेंगे, आरएसएस के नेताओं को देखेंगे कि बहुत जगह ऐसी स्पीच दे देते हैं कभी कभी, जिन स्पीचों से शायद देश के मुसलमान बिगड़ जाएं, जिन स्पीचों से शायद देश के हिंदू बिगड़ जाएं। तो दोस्तों हम कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, यही भारत की विशेषता है कि भारत अनेक कह सकते हैं धर्मों में बटा हुआ है, अनेक जातियों में बटा हुआ है, अनेक संप्रदायों में बटा हुआ है, अनेक सोच समझ और विचारधारा के लोग भारत में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी भारत के निवासी कहे जाते हैं और वो सभी इस चीज़ को लेके गर्वित होते हैं कि हम सभी भारत के निवासी हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इस भारत को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, सिर्फ हिंदुओं के लिए बना दिया जाए। कुछ लोग चाहते हैं, जो कट्टर मुसलमान है, कि भारत को सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए या भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर कार्य किया जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो देश के सांप्रदायिक माहौल को, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करती हैं। हमें इस चीज़ को क्या कहते हैं, सम्राट अशोक से आज के शासक इन चीज़ों को सीख सकते हैं कि उस समय सम्राट अशोक ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को एक कहते हैं एकता के सूत्र में बांधा था। हमें भी उस प्रकार से आज के शासकों को भी वो सीखने की आवश्यकता जरूरत है। देखते हैं भारतीय इतिहास में अशोक को अशोक महान का दर्जा दिया गया। अशोक महान का दर्जा उसकी विलक्षणता के आधार पर दिया गया। उसने अपनी प्रजा में जिस प्रकार का नैतिक आचरण का विकास करने का प्रयास किया, वो वर्तमान शासकों के लिए भी सीख है, वो वर्तमान शासकों के लिए भी सीख है। अशोक ने ये कार्य कर दिया, आप कब करोगे कि आपके शासनकाल में लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है। दूसरा, अशोक ने अपने शासन काल में एक कह सकते हैं कि चुस्त प्रशासन का उदाहरण दिया है। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि चाहे मैं अपने शयनयान में हूँ, परंतु संवेदनशील जानकारी मुझे वहाँ भी दी जाए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात, सक्रिय एक चुस्त प्रशासन दिया। आज के समय में आप कोई भी सरकारी कार्य करने जाओगे, आप अपना राशन कार्ड बनवाने चले जाओ, आप अपना पैन कार्ड बनवाने चले जाओ, आधार कार्ड बनवाने चले जाओ। पैन कार्ड तो दोस्तों आजकल बनने लग गया ऐसे, लेकिन आप अपना आधार कार्ड बनवाने चले जाओ और आप अपना पहचान पत्र बनवाने चले जाओ, या फिर किसी भी सरकारी कार्य को करवाने चले जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारे सरकार का कार्य करने का तरीका क्या है। आपके जो फॉर्म होंगे 10 बार उसमें कमियां निकाली जाएंगी, आपके फॉर्म को लेके आपको बार बार डांटा जाएगा, आपके फॉर्म को लेके आपको 10 चक्कर लगवाए जाएंगे, आपके फॉर्म को लेके सब कुछ अच्छे से होने का लास्ट में आपसे इशारा करा जाएगा 200-400 1,000-500 रुपये जमा करो, आपका ये जल्द से जल्द काम हो जाएगा। दोस्तों लेकिन अशोक ने उस समय चुस्त प्रशासन, मतलब जहाँ पर कोई रिश्वत नहीं होगी, जनता का कार्य जल्दी से होगा और जनता के कार्य की सुनवाई होगी, अशोक ने उस समय करके दिखाया कि अशोक ने अपने शासनकाल में एक चुस्त प्रशासन का उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि चाहे मैं अपने शयनयान मतलब आराम कक्ष में हूँ, जहाँ पर मैं आराम करता हूँ मैं हूँ, परंतु संवेदनशील जानकारी मुझे वहाँ भी दी जाए, तुरंत दी जाए। तो अशोक ने कहा चाहे मैं किसी भी जगह हूँ, चाहे मैं आराम करने के लिए चला गया हूँ अपना कार्य करके, चाहे मैं सो रहा हूँ, लेकिन आप आके मुझे जानकारी दें अगर कोई संवेदनशील मामला है जिससे मुझे निपटारा करना चाहिए। और आज के नेता, आप खुद जाओगे उनके ऑफिस में, जाओगे खुद जाके उनसे 10 बार रिक्वेस्ट करो, तब भी आपके कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। लेकिन अशोक उस समय कार्य करने के लिए तैयार था। देखेंगे दोस्तों तीसरा, कि कोई शासक महानतम जब होता है, कोई शासक महानतम तब होता है जब उसकी नीतियां उसके समय के साथ साथ, उसकी नीतियां उसके समय के साथ साथ आने वाली
पीढ़ियों व वर्तमान युग में भी प्रासंगिक हो। तो दोस्तों कोई शासक महानतम तब होता है जब उसके द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं वो उसके समय में तो महत्वपूर्ण थी, आने वाले के शासकों के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई और वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण है, या फिर आने वाले शासकों को भी कह सकते हैं कि आज के समय में भी एक सीख देते हैं। और हम देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर धार्मिक व सामाजिक तनाव को देखते हुए अशोक की नीतियों की आवश्यकता की प्रासंगिकता वैश्विक आधार पर स्पष्ट हो जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों कि अशोक की जो नीतियां बनाई हुई थी ना केवल उसके समय में महत्वपूर्ण नीतियां थी बल्कि आज के समय में भी हम देखेंगे तो आज के समय में भी अपने महत्व को बनाए हुए हैं, आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे दोस्तों कहते हैं सीरिया में किस प्रकार का हम कह सकते हैं एक प्रकार गृह युद्ध भी चल रहा है सीरिया में, और सीरिया में आतंकवादी फैल रहा है, सीरिया में रोज बम धमाके और विस्फोट होते रहते हैं, बहुत सारी जनताओं के अधिकारों को माना जा रहा है, छीना जा रहा है। हम देखेंगे अभी कुछ समय पहले वर्मा में म्यांमार में ये घटना हुई थी कि म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को जो आगे बहुत गरीब पीड़ित शोषित लोग थे उन्हें भगाया गया। हालांकि रोहिंग्या मुसलमानों ने भी इस तरह का बर्ताव किया, उन्होंने भी वहाँ पर चौकियों को फूका, पुलिसों के साथ संघर्ष करा, आर्मी के साथ संघर्ष करा, लेकिन आर्मी ने उनके साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करी। हम देखेंगे कि हमारे देश में भी धर्म को लेकर सामाजिक आधार पर लेकर एक तरह का तनाव दिखाई देता है मोदी सरकार के आने के बाद। हम कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम के बीच के जो कह सकते हैं जो आपसी संबंध थे वो दूर हटते जा रहे हैं हमारे देश में, और आज एक हिंदू का एक ऐसा वर्ग उभर के आया जो मुसलमानों से नफरत करता है, मुसलमानों का एक ऐसा वर्ग है जो हिंदू से नफरत करता है। सामाजिक आधार पर भी हम देखेंगे हमारे देश में कि समाज भी आज भी बड़ी कास्ट और छोटी कास्टों के बीच में हमेशा एक तरह का चिड़चिड़ापन बना रहता है। तो दोस्तों और हम देखेंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भी इस प्रकार का संघर्ष है, सत्ता का संघर्ष कह सकते हैं, धर्म का संघर्ष कह सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा संघर्ष जो चल रहा है, ये सारा संघर्ष अगर हम अशोक की नीतियों को अपना लें तो ये सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अशोक ने अपनी नीतियों में कहा कि आप दया रखें, करुणा रखें, आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, आप अहिंसा करें, आप लड़ाई ना करें, आप धर्म की नीति का पालन करें। धर्म की नीति मतलब युद्ध ना करके अपने दुश्मन को वो प्यार मोहब्बत और भाईचारे से जीतना को प्रयास करें, अपने दुश्मनों से धर्म के आधार पर संबंध बनाएं, अच्छे संबंध बनेंगे। तो युग में भी तो कोई शासक महानतम तब होता है जब उसकी नीतियाँ उसके समय के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों व वर्तमान युग में भी प्रासंगिक हो। वैश्विक स्तर पर धार्मिक व सामाजिक तनाव, मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए, आप चाहें तो डाल सकते हैं जब आप क्वेश्चन लिखें। तो वैश्विक स्तर पर इन क्षेत्रों में सामाजिक और धार्मिक तनाव चल रहा है। अफगानिस्तान में आप देखेंगे अभी क्या हुआ, तालिबान का दोबारा से अफगानिस्तान में आगमन हुआ, जो शरिया के आधार पर, शरीयत के आधार पर, इस्लामिक कानूनों के आधार पर तालिबान को कह सकते हैं स्थापित करना चाहते हैं, तालिबान में इस्लामी कानूनों को लाने चाहते हैं। तो सामाजिक तनाव को देखते हुए अशोक की नीति की प्रासंगिकता वैश्विक आधार पर स्पष्ट हो जाती है। ना केवल हमारे देश में बल्कि वैश्विक आधार पर अशोक की नीति स्पष्ट हो जाती है। अशोक का मूल्यांकन, अशोक एक सफल शासक था। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ मैं आपको अपने बोल के बता देता हूँ, आप उन्हें सुनना। और अगर आप क्लास को बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो दोस्तों कोशिश करना कि आप कुछ ना कुछ अपने हाथ में पेन लेके और अपने हाथ में किताब लेके बैठें, अपने हाथ में कॉपी लेके बैठें और साथ ही साथ उन चीज़ों को लिखें। तो दोस्तों कोई भी शासक महानतम तब होता है उसकी बनाई हुई नीतियाँ उस समय के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सीख का कह सकते हैं उदाहरण बनती है। और अशोक की नीतियाँ इस प्रकार की थी। अशोक ने दुनिया में शांति का प्रयास करा, अशोक ने धर्मदूतों को भेजा, मतलब अशोक ने अपने राजदूतों को जो आज के टाइम में अम्बेसडर कहे जाते हैं, अपने राजदूतों को धर्मदूतों को नाम दिया और उन्हें धर्म के प्रसार के लिए विदेशों में भेजा, श्रीलंका में भेजा और दोस्तों पूर्व विदेशों में म्यांमार वर्मा में भेजा और कहा कि आप धर्म का प्रसार करें। तो दोस्तों ये अशोक की कह सकते हैं कि अशोक के बारे में, अशोक की
की इमेज किस प्रकार की थी, वो किस प्रकार का शासक था और एक तरीके से प्रशासन को भी अच्छे से देखता था, एक तरीके से अपने विलक्षण था, अपने स्वरूप में एक विलक्षण शासक था। प्रशासन को एकजुट करने की कोशिश करी, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की कोशिश करी और दोस्तों वैश्विक स्तर पर भी कुछ सीख देता है। हम थोड़ा सा लिख लेते हैं एक पॉइंट, सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिक सौहार्द से हमारा मतलब होगा कि विभिन्न धर्मों के बीच में अशोक ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में भी एक जुड़ाव को पैदा रखा। अशोक ने धम्म की नीति के माध्यम से, लिख लेना दोस्तों, धम्म की नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न धर्मों के, जाति के, समुदाय के या फिर विभिन्न विचारों के लोगों के बीच में भी एक तरह का जुड़ाव पैदा करने का प्रयास करा। इस प्रकार सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक है और न केवल भारत के महानतम शासकों में से एक है बल्कि विश्व के महानतम शासकों में से एक है। सम्राट अशोक की नीतियाँ जो हैं वो वर्तमान समय में भी बहुत कुछ सिखाती हैं और भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सम्राट अशोक की सद्भाव की नीति से इतना प्रभावित थे कि वो इसे भारत की अखंडता और भारत की एकता के लिए अपरिहार्य मानते थे। भारत की अखंडता और भारत की एकता के लिए अपरिहार्य मानते थे, मतलब जरूरी और आवश्यक मानते थे। वो मानते थे कि भारत में भी सभी धर्मों को जब साथ में लेके चला जाएगा, सभी धर्मों का विकास करा जाएगा, सभी धर्म एक साथ चलेंगे तभी भारत एक देश रह पाएगा, नहीं तो भारत अंदर ही अंदर टूटना शुरू हो जाएगा कि भारत के मुस्लिम अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएंगे। और दोस्तों ये बात एकदम सत्य है। जब एक घर होता है, एक घर जब तक एक घर रहता है, जब तक उस घर में कह सकते हैं सबसे बड़े सदस्य की, जो उस घर का एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, पिताजी होते हैं, जब तक उनकी चलती रहती है, जब तक सारे डिसीजन उनके होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के सारे डिसीजन होते हैं, तो वो घर जुड़ा रहता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, जब बच्चे अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, फिर घर में 3-4 दिमाग पैदा हो जाते हैं, उन दिमागों के बीच में खटपट होती है आपस में और धीरे धीरे सब अलग अलग हो जाते हैं, तो वो घर बिखर जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यही चाहते थे कि हमें अकबर की सद्भावना की, सर्वधर्म सद्भावना की नीति को अपनाना चाहिए। भारत के सभी धर्मों के लोगों के बीच में एकता को स्थापित करना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना चाहिए, तभी हम एक अखंड भारत, एक भारत की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मोदी साहब आए, बिल्कुल इससे विपरीत रहे। योगी जी आए, वो भी इससे विपरीत रहे, जो सिर्फ हिंदू 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 हिंदू। तो वो सारी इनकी अलग अलग विचारधारा है, पॉलिटिकल पार्टीज है, जो मर्जी वो करें। ये लगभग हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा। एक चीज और देख लेते हैं कि सम्राट अशोक का पंचशील का सिद्धांत, दोस्तों, पंचशील सिद्धांत या फिर सम्राट अशोक का कहेंगे हम पंचशील, अशोक चक्र। दोस्तों सम्राट अशोक की नीति से देश के प्रथम प्रधानमंत्री इतने प्रभावित थे कि उन्होंने सम्राट अशोक की पंचशील के सिद्धांत को भारतीय विदेश नीति के लिए जरूरी माना। और सम्राट अशोक के कह सकते हैं कि अशोक चक्र को भारतीय झंडे में कह सकते हैं स्थान दिया गया, अशोक चक्र को। तो देख सकते हैं सम्राट अशोक से भारतीय कह सकते हैं कि भारत को आज भी क्या क्या सीखने को मिलता है और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री या देश सम्राट अशोक की नीतियों से कितना प्रभावित था। ये सारा हमने सम्राट अशोक का मूल्यांकन करा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक सफल शासक है हमारे मूल्यांकन में। आगे बढ़ते हैं धम्म के मूल्यांकन में प्रचलित दृष्टिकोण। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक और बिंदु देखेंगे कि आखिरकार धम्म क्या है। दोस्तों देखते हैं धम्म के मूल्यांकन में प्रचलित दृष्टिकोण, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे कि धम्म क्या है। दोस्तों कि धम्म क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम धम्म के बारे में पढ़ेंगे। तो धम्म के बारे में आपको बता दूं कि अशोक ने अपने शासनकाल में एक प्रकार की अपनी जनता के नैतिक आचरण के लिए, अपनी जनता के आदर्शपूर्ण आचरण के लिए एक संहिता का निर्माण किया था। उसी संहिता को धम्म कहा गया। ये धम्म बहुत हद तक बौद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन ये पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सम्राट अशोक के धम्म में नहीं थे। सम्राट अशोक इस धम्म की नीति के माध्यम से अपनी जनता, अपनी प्रजा के कह सकते अंदर एक प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना चाहता था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनी प्रजा के
बीच में लाना चाहता था, और यही एक प्रकार से कह सकते हैं कि धम्म था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो धम्म को बौद्ध धर्म मानना एक प्रकार की कह सकते हैं एक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म कहते हैं। यहाँ पे हम यही देखेंगे कि कौन कौन इतिहासकारों ने अशोक की बौद्ध धर्म की नीति को क्या कहा। तो सबसे पहले हम धम्म देखते हैं, धम्म क्या था। तो धम्म सम्राट अशोक के द्वारा अपनी प्रजा में आदर्शपूर्ण व नैतिक विचारों को डालने का माध्यम था, जिसमें अशोक ने सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया था। यह किसी प्रकार का धर्म ना होकर प्रजा के उत्थान के लिए एक आचार संहिता के समान था। प्रजा के उत्थान के लिए एक आचार संहिता के समान था। प्रजा का उत्थान होता रहे, सामाजिक उत्थान हो, प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे, लोगों में कह सकते हैं कि नैतिक विचार बने रहे, यही सम्राट अशोक का धम्म था। हालांकि यह बौद्ध धर्म से प्रभावित था, परंतु यह बौद्ध धर्म नहीं था। तो दोस्तों इसमें अशोक ने कुछ ऐसी बातों को डाला जो कह सकते हैं कि हम एक व्यक्ति होने के नाते हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। तो दया कि हमें सभी से पर दया करें, सभी पर दया करें, बड़ों की बातों को माने, बड़ों की बातें माने और गुरु का सम्मान करें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। दोस्तों ये सारी ऐसी बातें थी जो एक अच्छे समाज के लिए, एक खुशहाल समाज के लिए बहुत आवश्यक थी। ये ऐसी बातें थी जो एक व्यक्ति होने के नाते हमारे अंदर होनी ही चाहिए। ये किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बस एक आदर्श नागरिक को दर्शाती है कि एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, एक अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए। तो अशोक की धर्म की नीति एक प्रयास था कि वो अपनी जनता को कैसे आदर्श बनाए, आदर्श नागरिक बनाए या फिर आदर्श प्रजा बनाए, जिनमें नैतिक विचार हो, जिनमें जो नैतिक मूल्यों को समझे। ये अशोक की धम्म की नीति थी। अब दोस्तों अब हम पढ़ते हैं धम्म के मूल्यांकन में प्रचलित दृष्टिकोण। तो धम्म के मूल्यांकन में प्रचलित दृष्टिकोण, ये धम्म की नीति हमने पढ़ ली। अब मुझे लगता है ज़्यादा कुछ नहीं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक की धम्म की नीति, धम्म के मूल्यांकन में प्रचलित दृष्टिकोण। लेकिन अशोक की धम्म की नीति को कुछ इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म करार दिया, कुछ इतिहासकारों ने इसे बौद्ध धर्म से प्रभावित माना, तो कुछ इतिहासकारों ने इसे कहा कि अशोक ने उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का कार्य किया। तो दोस्तों देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत जल्दी से कवर करते हैं इस सारी चीज़ों को। तो देखेंगे कि विल स्मिथ और दोस्तों बौद्ध धर्म का चोगा धारण किया। इसने कहा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का चोगा धारण करा था। मतलब सम्राट अशोक एक कहने को एक राजा था, लेकिन जो उसने कह सकते हैं उसका मन था, अंतर आत्मा थी, उसका जो शरीर था, उसका दिल था, जो वो बौद्ध धर्म के लिए ही धड़कता था। और अशोक एक पूर्ण रूप से बौद्ध था, पूर्ण रूप से बौद्ध था।
एक ऐसा बौद्ध था जिसने बौद्ध धर्म का चोगा पहना हुआ था, मतलब जिसने कह सकते हैं कहने को वो राजा था, लेकिन अपने दिमाग से और अपने कह सकते हैं दिल से वो एक पूर्ण रूप से बौद्ध था। लेकिन इनकी ये अवधारणा गलत है, क्योंकि ये अशोक की धम्म की नीति को कहते हैं कि अशोक की धम्म की नीति वो सारे तत्व हैं जो बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आर.डी. भंडारकर, हेमचंद राय चौधरी, इनका मानना था बौद्ध धर्म से जोड़ा, इन्होंने बौद्ध धर्म से जोड़ा अशोक की धम्म की नीति को, और इनका कहने का मतलब था, अर्थ था कि बौद्ध धर्म में 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। एक पहला भिक्षु के लिए, जो बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं, और भिक्षु मैं आपको बता सकता हूँ बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं और उपासक होते हैं। भिक्षु वो होते हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं, जो सन्यासी होते हैं और सन्यासी रहकर पूरे जीवन भर बौद्ध धर्म का कहते हैं बौद्ध धर्म की चीज़ों का अनुशीलन करते हैं या फिर बौद्ध धर्म से ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और दूसरे उपासक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गृहस्थ, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, आपकी तरह मेरी तरह या और लोगों की तरह जो गृहस्थ जीवन में लेकिन अपने अपने धर्म को मानते हैं। आपके धर्म में अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको बहुत सारे पंडित दिख जाएंगे जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जनेऊ डाल के रखते हैं, नीचे धोती पहन के रखते हैं, यहाँ पे चोटी लग करके रखते हैं, यहाँ से गंजे रहते हैं। आप भी उन हिंदू धर्म की चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं रखते। आप पैंट शर्ट कोट पैंट जो आपकी इच्छा होती है वो पहन के रखते हैं। जैन धर्म में भी हम देखेंगे बहुत सारे जैन होते हैं जो बिल्कुल अपने वस्त्र त्याग देते हैं, लेकिन बहुत सारे जैन ऐसे भी होते हैं जो बहुत कहते हैं आज के ज़माने के अनुसार रह रहे हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी होंगे उपासक और गृहस्थ। और इन्होंने कहा था कि अशोक का जो धर्म है वो गृहस्थ लोगों के लिए, अशोक का धम्म गृहस्थ बौद्धों के लिए बनाया गया एक आचार संहिता है। तो ये मानते हैं कि अशोक ने कार्य बौद्ध धर्म के लोगों के लिए करा था, वो लोग जो गृहस्थ जीवन में, तो अशोक ने बौद्ध धर्म से अच्छी चीज़ों को, बौद्ध धर्म की चीज़ों को लिया और गृहस्थ जीवन के लिए भी कुछ नियमों को बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। आगे बढ़ते दोस्तों। रोमिला थापर कहेंगे कि अशोक ने अपनी सामाजिक और आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों के कारण अपनी धम्म की नीति को अपनाया। सामाजिक स्थिति से हमारा मतलब है कि अशोक के शासनकाल में, ऐसे समझा देता हूँ जल्दी समझे, कि अशोक के शासनकाल में विभिन्न समाज के विभिन्न सोच समझ और विचारधारा के लोग थे, विभिन्न कह सकते हैं रीति रिवाजों वाले दोस्त थे। ऐसे में सभी लोगों के बीच में एकता स्थापित करना एक मुश्किल कार्य था। अशोक ने सोचा कि इस प्रकार की एकता को स्थापित करने के लिए प्यार मोहब्बत का सहारा लिया जा सकता है। तो उसने धम्म की नीति अपनाई और सभी लोगों को धम्म की नीति के माध्यम से सभी संस्कृति के सभी सोच समझ के लोगों को एक कह सकते हैं एक स्तर पर लाके जोड़ने का प्रयास करा। नीचे देखेंगे आर्थिक स्थिति। तो अशोक चाहता था अगर धर्म, उसका इतना बड़ा साम्राज्य अगर ठीक ठाक और सही सलामत चलता रहेगा तभी उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो इसलिए रोमिला थापर ने इसे आर्थिक व्यवस्था से भी जोड़ के देखा, भौतिक व्यवस्था से। इतने बड़े साम्राज्य भूखंड को कह सकते हैं कि प्रशासन के माध्यम से, सिर्फ प्रशासन या सैनिकों के माध्यम से एक अखंड बनाए रखना इम्पॉसिबल था, असंभव था। इसलिए अशोक ने एक नया तरीका अपनाया कि उसने सभी लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत बांटना शुरू कर दिया और सभी लोग प्यार मोहब्बत से जुड़ गए। और इस तरीके से अशोक ने अपने साम्राज्य को सामाजिक आधार पर भी, आर्थिक आधार पर भी, भौतिक आधार पर भी बना के रखने में सफलता पाई। तो दोस्तों ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्या अशोक का धर्म बौद्ध धर्म है। वर्तमान युग में अशोक की धर्म की प्रासंगिकता, अशोक की विदेश नीति दोस्तों और नीतिगत सफलता के आधार पर अशोक एवं रोमन शासकों की तुलना, इस चीज़ को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।